बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो कि अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम मुक़द्दस था, वो अपनी अम्मी के साथ रहती थी। मुक़द्दस की अम्मी का नाम नसरीन था। नसरीन एक बेवा औरत थी। शोहर की वफ़ात के बाद नसरीन के घर में अनाज का एक दाना तक ना था। नसरीन की बेटी मुक़द्दस ने मैट्रिक कर लिया था। मुक़द्दस के ख्वाब बहुत ऊंचे थे। घर में चूँकि गुर्बत चल रही थी, इसलिए नसरीन ने मुक़द्दस को कहा, बेटी मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ और वैसे भी मुझे अब इस उम्र में कोई नौकरी भी नहीं देगा। तो मुक़द्दस बोली, अम्मी मैं आपकी बात समझ गई हूँ, लेकिन मैंने अभी सिर्फ मैट्रिक ही किया है। अगर किसी स्कूल में जॉब करूँगी तो 2000 तक सैलरी मिलेगी। तो नसरीन बोली, बेटी तू किसी ऑफिस में हेल्पर की जॉब कर ले। तो मुक़द्दस बोली, अम्मी दुआ मांगे कि मुझे कोई नौकरी दे दे, वैसे तो मुझे बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। तो नसरीन बोली, बेटी ऐसा मत बोल, तेरे सामने जब से तेरे अब्बू हमें छोड़कर गए हैं, सब रिश्तेदारों ने हमारी मदद करनी तो दूर, हमें मिलना भी छोड़ दिया है। तो मुक़द्दस बोली, अम्मी आप फ़िक्र ना करें, मैं सब ठीक कर दूंगी। फिर मुक़द्दस को एक ऑफिस में जॉब मिल गई थी। मुक़द्दस सुबह की गई हुई रात को 6 बजे घर आती थी। मुक़द्दस को सैलरी पहले 6 माह तो 8000 मिली थी, लेकिन फिर बाद में 10,000 हो गई थी। मुक़द्दस की सोच बहुत ऊंची थी। वो चाहती थी कि मेरे पास ढेरों ढेर पैसे हों और बस मैं खर्च करती जाऊं। मुक़द्दस की तनख्वाह चूँकि 10,000 थी और 10,000 में घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। एक दिन नसरीन ने मुक़द्दस को कहा, बेटी घर का राशन सारा ख़त्म हो गया है। तो मुक़द्दस बोली, अम्मी मैं क्या करूं? तो नसरीन बोली, मेरे कहने का मतलब है तुमको अभी तनख्वाह नहीं मिली, आज 5 तारीख हो गई है। तो मुक़द्दस बोली, अम्मी जब मिलती है तो मैं आपको ही देती हूँ ना, क्या मुसीबत है, पता नहीं ज़िंदगी में कब सुख मिलेगा। तो नसरीन बोली, बेटी तू ही मेरा पहला और आखिरी सहारा है, बेटी मैंने तुझसे ही हर बात करनी होती है ना। तो मुक़द्दस बोली, अम्मी न जाने ये मुसीबतें कब ख़त्म होंगी। तो नसरीन बोली, बेटी तुम परेशान ना हो, सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। मुक़द्दस 20 साल की हो गई थी और नसरीन ने मुक़द्दस का रिश्ता तय करके एक छोटी सी मंगनी की रस्म भी अदा कर दी थी। मुक़द्दस की जिससे मंगनी हुई थी उसका नाम राहील था। वो मुक़द्दस के ही साथ जॉब करता था। वो मुक़द्दस से बड़े ओहदे पर फायज था। वो मुक़द्दस को पसंद करता था। एक दिन मुक़द्दस अपनी अम्मी को कहने लगी, अम्मी मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी एक अमीर लड़के से हो। वो मुझे जब बाहर लेकर जाए तो ढेरों ढेर शॉपिंग करवाए और मुझे किसी चीज़ से ना रोके। अम्मी आपने क्यों मेरी मंगनी राहील से कर दी है? तो नसरीन बोली, बेटी उनके घर के हालात हमसे तो अच्छे हैं ना। तो मुक़द्दस बोली, हाँ अच्छे हैं, हमारे जैसे ही हैं। राहील अक्सर मुक़द्दस से मिलने उनके घर आ जाता था। राहील को पता था कि मुक़द्दस की सोच कैसी है, फिर भी वो मुक़द्दस से बेपनाह मोहब्बत करता था। राहील मुक़द्दस को हर कीमत पर बस खुश देखना चाहता था। एक दिन राहील मुक़द्दस के घर उससे मिलने आया तो नसरीन ने मुक़द्दस को बताया, बेटी राहील आया है। तो मुक़द्दस बोली, अम्मी आप उसको ये नहीं कह सकती थी कि वो सोई हुई है। इतने में राहील कमरे के अंदर आ गया और मुक़द्दस को बोला, मुक़द्दस मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। तो मुक़द्दस ने बड़ी बेचैनी से राहील से गिफ्ट पकड़ा और बड़ी बेसब्री से उसे खोलना शुरू कर दिया। जब मुक़द्दस ने देखा तो वो एक गोल्ड का ब्रेसलेट था। मुक़द्दस उसे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, राहील ये तुमने कैसे ले लिया?
तुम्हारी तो इतनी सैलरी भी नहीं है। तो राहील बोला, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ओवर टाइम काम कर रहा था। बजाय कि मुकद्दस उसकी इस बात पर खुशी का इजहार करती, बोली, तभी तो मैं भी सोच रही थी कि तुमने कैसे ये गोल्ड का ब्रेसलेट ले लिया। मुकद्दस ने राहील को भी कह दिया, राहील तुम जानते हो कि मैं चाहती हूँ कि मेरे होने वाले शोहर के पास इतनी दौलत हो कि मैं दोनों हाथों से भी लुटाऊं तो दौलत ख़त्म ना हो। तो राहील बोला, मुकद्दस तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए कोई और काम भी तलाश कर लूँगा, मैं नाइट में भी काम करूँगा। तो मुकद्दस ने राहील के जज्बात की कदर ना करते हुए कहा, कितना काम करोगे तुम मेरी खातिर? राहील, जिन लोगों के पास दौलत होती है ना, उनको हमारी तरह इतना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राहील फिर अपने घर आ गया और घर आकर सोचने लगा, मैं मुकद्दस के लिए क्या करूं जिससे वो खुश हो। राहील मुकद्दस से बेपनाह मोहब्बत करता था। राहील का बस ना चलता था कि वो हर वक्त बस मुकद्दस के पास बैठा रहे। मुकद्दस को राहील के जज्बात और उसकी मोहब्बत की ज़रा भी कदर ना थी। फिर एक दिन मुकद्दस के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो नसरीन बोली, बेटी देख राहील होगा। तो मुकद्दस बोली, अम्मी ये क्या जब चाहे मुंह उठाकर हमारे घर चला आता है, आज मैं इसको बताती हूँ। जब मुकद्दस ने दरवाज़ा खोला, वो बोलने ही वाली थी कि सामने वाले का चेहरा देखकर कुछ ना बोली, क्योंकि दरवाजे पर राहील की बजाय मुकद्दस का कज़न अहमर खड़ा था। अहमर लंदन से आया था। उसने अपने हाथ में 2 बड़े बड़े बैग पकड़े हुए थे। अहमद बोला, चच्ची जान हैं घर में? तो मुकद्दस अहमर को देखकर दंग रह गई और मुंह से बोलने की बजाय मुंह खुला छोड़कर बस सर को हिला दिया। अहमर घर के अंदर आ गया, अपनी चच्ची को सलाम किया और बोला, चच्ची जान मैं कुछ दिन आपके घर रुकूंगा। मैंने एक घर पसंद किया है, वो मैंने खरीद लिया है। दरअसल उस घर में कुछ काम होने वाला था तो मैंने सोचा कि कुछ दिन आपके घर रह लूं। तो नसरीन बोली, बेटा कोई बात नहीं, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। मुकद्दस अहमर को देखकर बहुत खुश हुई थी। अगले दिन मुकद्दस अहमर के साथ बाहर गई तो अहमर ने उसे बहुत सारे नए कपड़े और जूतियां लेकर दी थी। घर आकर मुकद्दस अपनी अम्मी को बोली, अम्मी देखें अहमर ने मुझे कितने महंगे वाले कपड़े खरीद कर दिए हैं। अम्मी मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने मेरी मंगनी राहील के साथ कर दी है, मुझे तो अहमर जैसा शोहर चाहिए था। तो नसरीन बोली, मुकद्दस तुम क्या बोल रही हो? तो मुकद्दस बोली, अम्मी सच ही तो कह रही हूँ, देखें ये कपड़े कितने महंगे हैं, आज तक राहील ने कभी ऐसे कपड़े लेकर दिए हैं। तो नसरीन बोली, मुकद्दस बस भी कर दो, तुम तो हर वक्त राहील की बुराई बयान करती रहती हो, और एक राहील है जो तुम्हारे मूड को अच्छा करने के लिए न जाने क्या क्या करता है। तो मुकद्दस बोली, अम्मी आप क्या हर वक्त राहील को याद करती रहती हैं? दुनिया में और कई लोग हैं जो राहील से ज़्यादा अमीर और वेल सेटल्ड हैं। फिर कुछ दिन बाद मुकद्दस का बर्थडे था और राहील मुकद्दस के लिए तोहफ़ा लेकर आया था। मुकद्दस तैयार हो रही थी। राहील मुकद्दस के पास आया, उसे विश किया और बोला, अच्छा हुआ मुकद्दस तुम ऑलरेडी तैयार हो चुकी हो, चलो आज तुम्हारा बर्थडे कहीं बाहर जाकर मनाते हैं, और ये तुम्हारा तोहफ़ा। राहील मुकद्दस को तोहफ़ा दे रहा था पर मुकद्दस ने तोहफ़ा लेने से इनकार कर दिया था और बोली, राहील मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए नहीं बल्कि अहमर के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। तो राहील बोला, मुकद्दस जब से अहमर आया है मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। तो मुकद्दस बोली, राहील अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तो राहील बोला, मुकद्दस ये क्या कह रही हो? तो मुकद्दस बोली, बहुत जल्द मैं अहमर के साथ शादी करने वाली हूँ, उसने मुझे प्रपोज़ किया है और मैंने उसे शादी के लिए हाँ भी कह दिया है। तो राहील बोला, मुकद्दस ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। तो मुकद्दस बोली, मेरी ज़िंदगी है, मैं जिसके साथ चाहूँ गुजारूँ, तुम्हें इससे क्या? तो राहील को गुस्सा आ गया और वो वापस अपने घर चला गया। उसके बाद मुकद्दस अहमर के साथ बाहर घूमने चली गई थी।
جب احمر مقدس کو ایک ہوٹل میں لے کر گیا تو مقدس بولی، احمر تم نے مجھے کوئی تحفہ نہیں دیا۔ تو احمر بولا، تم مانگو، تم کو کیا چاہیے؟ تو مقدس بولی، احمر تم کب میری امی سے بات کرو گے شادی کے لیے؟ میں تو کہتی ہوں تم آج ہی امی سے شادی کے بارے میں بات کرو اور یہی میرے لیے میرا تحفہ ہوگا۔ تو احمر بولا، نہیں، میں تمہاری امی سے شادی کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں جس لڑکی سے پیار کرتا ہوں میں اس سے ہی شادی کروں گا، اور ویسے بھی میں کیوں تمہارے جیسی لڑکی سے شادی کروں جس کو پیار کا ہی نہیں پتہ کہ پیار کیا ہوتا ہے۔ جب تم اتنی محبت کرنے والے راحیل کو چھوڑ سکتی ہو تو پھر میں کیا چیز ہوں، اور ویسے بھی تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو۔ مقدس کو احمر کی باتیں سن کر بہت غصہ آیا۔ وہ گھر آ کر اپنی امی کے ساتھ لگ کر بہت روئی، اور احمر اپنا سامان لے کر اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو چکا تھا۔ وہ 2-3 دن روتی رہی اور اپنی امی کو کہتی رہی، امی یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ مقدس کو اب احساس ہو گیا تھا کہ اس نے اتنا پیار کرنے والے منگیتر کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر مقدس جب اپنی امی کو لے کر راحیل کے گھر اس سے معافی مانگنے پہنچی تو پتہ چلا کہ راحیل کا نکاح ہو چکا ہے۔ مقدس نے راحیل کے پاؤں پکڑے کہ مجھے معاف کر دو اور مجھے اپنا لو، لیکن راحیل نے مقدس کو کہا، مقدس اب میری زندگی اور میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ مقدس بہت روئی کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا ہے۔ مقدس لالچ میں آ گئی تھی۔ وہ احمر سے صرف اس لیے شادی کرنا چاہتی تھی کہ احمر ایک امیر آدمی ہے۔ مقدس نہ تو ادھر کی رہی اور نہ ہی ادھر کی۔ اب مقدس کے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ مقدس اب سوچتی تھی کہ مجھے راحیل کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب پچھتانے کا فائدہ، جب سب کچھ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا تھا۔ کیا مقدس کی سوچ کی وجہ سے جو اس کے ساتھ ہوا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔